नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी सक्षम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, हमारे जो राज्य के ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत थे उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। थोड़ा बहुत हमसे कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, तो चलिए उस टॉपिक को पूरा करते हैं। फिर हमारी जो अगला टॉपिक आज का जो होगा, कुणिद राजवंश से हम शुरू करेंगे। कुणिद राजवंश की स्थापना, पतन, सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, जो कल हम थोड़ा छूट गया था जो पोर्शन, तो उसी पर पहले चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति से हमें क्या नाम मिलता है, इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बाकी और अभिलेखों में भी देखेंगे उत्तराखंड क्षेत्र को किस किस नाम से जाना गया है। मेनली जो हम पे सबसे पहले जो उल्लेख मिलेगा समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में, इस क्षेत्र को कृतपुर के नाम से उल्लेख किया गया है उत्तराखंड क्षेत्र का विशेषतः। फिर लाखामंडल में देखें, लाखामंडल में इस क्षेत्र को सिंहपुर, लाखामंडल अभिलेख से जो उत्तराखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलेगा हमें, वो सिंहपुर नाम से मिलेगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में कृतपुर के नाम से मिलेगा। फिर यहीं पे एक बाड़ाहाट त्रिशूल लेख है। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में जो हमें राज्य का नाम मिलेगा वो हिमालयी राज्य। बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र का जो नाम मिलेगा वो हिमालयी राज्य होगा। ऐसे ही पांडुकेश्वर में, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से जो हमें इस क्षेत्र की जानकारी मिलेगा वो, इसमें हमें कार्तिकेयपुर राज्य की जानकारी जो मिलेगी वो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलेगी इस क्षेत्र के लिए। फिर गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख से इस क्षेत्र के लिए रुद्र महाहिमालय केदार भूमि, जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, इसमें इस क्षेत्र के लिए रुद्र महाहिमालय केदार भूमि के नाम से उल्लेख किया गया है उत्तराखंड क्षेत्र विशेष का। फिर पांडुकेश्वर में देखेंगे तो कार्तिकेयपुर क्षेत्र से इस राज्य को उल्लेख किया गया है। फिर बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख से हिमालयी राज्य के नाम में इस क्षेत्र का विशेष उल्लेख है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारा आता है मोहनचंद्र का ताम्रपत्र। ये वही मोहनचंद्र है जिससे प्रद्युम्न शाह ने हरा के कुमाऊं की गद्दी पे बैठा था। इसी मोहनचंद्र का एक ताम्रपत्र हमें मिलता है। इस ताम्रपत्र में मोहनचंद्र अपने आप को कुर्मांचलधीश के नाम से जानते हैं। तो इसी मोहनचंद्र के ताम्रपत्र में कुमाऊं क्षेत्र को विशेषकर कुर्मांचलधीश के नाम से जाना गया है। वहीं महावीर थापा का जो बालेश्वर मंदिर से ताम्रपत्र मिला है, इस ताम्रपत्र में महावीर थापा ने इस कुमाऊं क्षेत्र को करमालय के नाम से इस क्षेत्र का उल्लेख किया है। फिर हर्षचरित जो कि बाण भट्ट की है, इसमें इस क्षेत्र के लिए तुषार शैल, हर्षचरित में इस क्षेत्र के लिए तुषार शैल का उल्लेख किया गया। एक और नाम मिलता है इसका, श्री पर्वत। इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में इस क्षेत्र को समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में इस क्षेत्र विशेष को कृतपुर के नाम से जाना गया है। लाखामंडल शिलालेख में जो यह क्षेत्र था, इस क्षेत्र को सिंहपुर के नाम से इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया। फिर हम बाड़ाहाट जो उत्तरकाशी में पड़ता है, इस क्षेत्र के लिए हिमालयी राज्य का उल्लेख जो करेगा वो बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख करेगा। फिर पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, जैसे कि हमें कत्यूरी राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, इसी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर राज्य के रूप में इस क्षेत्र को दर्शाया गया है। फिर गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख इस क्षेत्र के लिए रुद्र महाहिमालय और केदार भूमि शब्दों से इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। फिर मोहनचंद्र का ताम्रपत्र मिलेगा, इसमें कुर्मांचलाधीश के नाम से इस क्षेत्र को जाना गया, कुर्मांचलाधीश। फिर महावीर थापा का बालेश्वर ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र में करमालय के नाम से उल्लेख किया गया है। फिर हर्षचरित में इस क्षेत्र को तुषार शैल व श्री पर्वत के नाम से उल्लेख किया गया। फिर हम पे एक और बुक आती है रुद्रचंद की बुक आती है यहाँ पे, उषा रोगाद्य। तो रुद्रचंद की ये बुक है। इस बुक में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कुर्मगिरी, रुद्रचंद की बुक उषा रोगाद्य में जो इस क्षेत्र का उल्लेख मिलेगा वो कुर्मगिरी के नाम से मिलेगा। तो चलिए, हमारा ऐतिहासिक
धरोहरों में जो उत्तराखंड क्षेत्र विशेष के लिए जो नाम था, ये नाम थे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं अगले चैप्टर कुनिंद राजवंश पे जा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, चलो अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो कुनिंद राजवंश होगा। कुनिंद राजवंश पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कुनिंद राजवंश बोलूँ तो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति। एक बात याद रखें, अभी राजनीतिक शक्ति कह रहा हूँ मैं, अभी प्रथम राजवंश नहीं का, प्रथम राजनीतिक शक्ति। अभी ये ऐतिहासिक राजवंश भी नहीं है। जो ऐतिहासिक राजवंश हम पे आएगा वो कार्तिकेयपुर से शुरू होगा। कुनिंद जो राज था वो एक शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति थी, एक कबीलाई शक्ति थी जो कि गणतंत्रात्मक रूप से व्यवस्थित हुई थी। तो चलिए कुनिंद राजवंश पे बात करते हैं थोड़ा। तो कुनिंद राजवंश की जो हमें जानकारी देते हैं वो मेनली इनके सिक्के देते हैं हम पे। इनकी जानकारी का जो मेनली स्रोत है इनके सिक्के, जो कि हिमाचल के ब्यास सतलज घाटी से लेकर काली नदी के बीच, फिर उत्तर प्रदेश का सहारनपुर वाला रीजन देखे, देहरादून वाला रीजन देखे, इस क्षेत्र में हमें बहुत सारी कुनिंद मुद्राएं मिली हैं। चलो तो इस कुनिंद मुद्रा में जो इस राज्य का उल्लेख किया गया है उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेनली माना जाता कि यह राज्य 1000 ईसा पूर्व से 3री-4वीं सदी तक रहा। फिर इस क्षेत्र में शक का आगमन हो गया तो यही राज्य का पतन का कारण बना। चलिए, तो कुनिंद राज्य जो था कि उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। इसका नेतृत्व पहले जब उत्तराखंड था, उत्तराखंड क्षेत्र में कबीलाई ढांचा था, छोटे छोटे कबीलाए में लोग रहते थे। मैं एक बुक बताई थी आपको पिछले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने एक बुक बताई थी, वृत्त संहिता जो बुक थी, इसके राइटर थे हमारे मिहिराचार्य। इसमें इन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाली 55 जातियों का उल्लेख किया था। इसी में इन्होंने खसों को तंगा के नाम से इन्होंने खसों का उल्लेख किया था इसी बुक में। तो मिहिराचार्य जी की जो वृत्त संहिता बुक थी, इस बुक में इन्होंने 55 जनजातियों का उल्लेख किया। जब बाद में ये जनजातियां थोड़ा विकास के पथ पे आगे गई, इनका विकास हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, तो ये लोग धीरे धीरे गणतंत्रात्मक रूप में आ गए। और गणतंत्र जब बनना शुरू हुआ तो जो पहली गणतंत्रात्मक राजनीतिक शक्ति वो कुनिंद जो कबीला था, कबीला बोले या जाति बोले, जो कुनिंद कबीलाई लोग थे, इन्होंने ही पहली गणतंत्रात्मक शक्ति का सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बन के जो इस क्षेत्र में आई वो कुनिंद लोग थे। कुनिंदों का राजतंत्र इस क्षेत्र में स्थापित किया, अपना ही राजतंत्र कुनिंद लोगों ने इस क्षेत्र में स्थापित किया। तो चलो कुनिंद की जो उस टाइम की पॉलिटिकल बाउंड्रियाँ हैं इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कुनिंदों का जो राज्य फैला था वो मेनली हिमालय उत्तर में जो था, उत्तर में हिमालय इनकी सीमा था। पूर्व में देखेंगे तो काली नदी थी, पूर्व में यह राज्य काली से पश्चिम में सतलज नदी तक था। इसी क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा कुनिंद जो सतलज से काली नदी के बीच का ये रीजन है, इस क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा कुनिंद मुद्राएं मिली है। फिर दक्षिण में यह राज्य बेहट जो कि सहारनपुर, जो बेहट क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में सहारनपुर वाला रीजन है, इस क्षेत्र से भी हमें अमोद की बहुत सारी मुद्राएं मिली है जो कि कुनिंद राजा था। तो चलिए इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले हमें कहाँ कहाँ से इस क्षेत्र का उल्लेख मिला था इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं महाभारत में। तो महाभारत में कहा गया है कि एक कुनिंद राजा सुबाहु था जिसने पांडवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया था। तो इसमें भी कुनिंद राजवंश की जानकारी हमें मिलती है। फिर हम चलते हैं आगे, तो हमारा वृत्त संहिता में हो गया। फिर रामायण में एक पाठ आता है,
पाठ, रामायण में एक पाठ है कासकंडी पाठ, इस पाठ में भी कुनिंद लोगों की जानकारी हमें मिलती है कि इस क्षेत्र में कुनिंद लोग थे। फिर देखें हम अशोक का कालसी अभिलेख, तो इस क्षेत्र के लोगों में इसमें पुलिंद लोगों से इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया, यही पुलिंद कुनिंद थे। फिर इस क्षेत्र में और चीज़ें हम देखेंगे, तो इस क्षेत्र में हमें कहाँ से इसका उल्लेख मिलेगा, तो हमें अष्टाध्यायी थी हमारी पाणिनि की इसी अष्टाध्यायी में कुनिंदों को कुल्लुन के नाम से इसमें अष्टाध्यायी में कहा गया है। फिर हमारे टॉलमी इस क्षेत्र में इस कुनिंद जाति को कुनिंद्रायन नाम से इस क्षेत्र का उल्लेख करेगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम मेनली जो ये कुनिंद थे इनको 3 चरणों में मैंने विभक्त किया है। ये 3 चरण हमारे जो थे, पहला चरण जो मानेंगे हम इसे ये महाभारत काल के हिसाब से मानेंगे, तो महाभारत काल में जो 1000 BC से 500 BC पूर्व का जो पहला चरण होगा, इस चरण में थोड़ा बात कर लेते। तो इस चरण में हमें यहाँ पे एक राजा मिलेगा, कुनिंद राजा सुबाहु। जो महाभारत का वन पर्व है, इसमें जब पांडव वनवास के लिए उत्तराखंड क्षेत्र में आए थे, तो सुबाहु ने इनका आतिथ्य संस्कार किया था, अपने यहाँ रुकाया था। फिर यही सुबाहु पांडवों की अधीनता स्वीकार करता है। फिर महाभारत के युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के मध्य, इस युद्ध में सुबाहु पांडवों की ओर से युद्ध लड़ता है। इसी महाभारत में उल्लेख है कि सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में थी। फिर इसके बाद सुबाहु की पुत्री, जब बाद में सुबाहु पांडवों की अधीनता स्वीकार कर लेता, तो सुबाहु की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होता है, मिलता है। इसी अभिमन्यु जो कि श्रीनगर से अपनी राजधानी विराटगढ़ी, वर्तमान में चक्राता क्षेत्र, यह अपनी राजधानी विराटगढ़ी ले जाता है। यही महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। फिर हम द्वितीय चरण में चलते हैं, तो द्वितीय चरण जो कुनिंदों का शुरू होता है, वो होता है हमारा 500 BC से 200 BC पूर्व। तो इस चरण में किसी भी कुनिंद शासक का उल्लेख नहीं मिलता, ना इनकी राजनीतिक शक्ति कितनी बड़ी थी इस बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मेनली मानेंगे तो हम इस क्षेत्र में इस टाइम यहाँ बौद्ध उत्तराखंड रीजन में इस समय जो द्वितीय कुनिंद काल शुरू हुआ था, इस समय बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार शुरू हो चुका था, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म लोग जो ये लोग होते हैं, ये अहिंसा में बहुत विश्वास करते हैं। तो इसी का परिणाम ये हुआ कि जब जैन और बौद्ध धर्म उत्तराखंड क्षेत्र में धर्म का प्रसार कर रहे थे, तो इसी अहिंसा की नीति ने उत्तराखंड में जो युद्ध थे, युद्धों की बारंबारता को विराम लगा दिया। इसलिए इस क्षेत्र में इस काल में उतने युद्ध हमें दिखते नहीं हैं। फिर जो हमारा तीसरा काल होगा 200 BC से 4वीं सदी तक, इस काल में जो कुनिंदों का राज्य होगा वो उत्कर्ष में होगा। कुनिंदों का राज्य जो इस काल में होगा वो चरमोक उत्कर्ष में होगा। इसी काल में हमें अमोघ भूति, जो कि इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था, अमोघ भुक्ति जो कि इस क्षेत्र का सबसे प्रतापी राजा था, इसका उल्लेख भी हमें इसी काल में मिलेगा। इसका क्षेत्र सतलज से व्यास नदी के मध्य फैला था। अमोघ भुक्ति का उल्लेख इसके अमोघ भुक्ति प्रकार के जो सिक्के थे इसमें मिलता है। मेनली इसमें अमोघ भुक्ति को सबसे प्रतापी राजा दर्शाया गया है। तो चलिए इस काल पे थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं, इनके सिक्कों पे बात करते हैं। मेनली इन कुनिंदों के जो सिक्के थे वो 3 प्रकार के थे।
इन्हीं सिक्कों से इनका इतिहास पता चलता है। पहला जो सिक्का आ गया अमोघ भूति प्रकार का, अमोघ भूति प्रकार के जो सिक्के मिलेंगे, इसी में अमोघ भुक्ति की बहुत तारीफें की गई है। रज महाराजस्य अमोघ भूति, रज महाराजा से अमोघ भूति के नाम से इन सिक्कों में इनका उल्लेख किया गया है। मेनली ये सिक्के ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में, मेनली जो ये सिक्के थे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे, ताम्र प्लस चांदी के थे। एक बात और इसमें ध्यान दे लेना, जो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किस कुलीन शासक ने जारी किए, तो इसी में अमोघ भूति का नाम आता है। अमोघ भूति ही पहला कुनिंद राजा था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। फिर इस बारे में और चर्चा करेंगे। तो इनकी जो मुद्राएं मिलती है वो हमें सतलज नदी वाले क्षेत्र में सर्वाधिक इनकी मुद्राएं मिलती है। इसी के कारण हम इनका विस्तार जो मानते हैं व्यास नदी से, व्यास से काली नदी तक अमोघ भूति का राज्य रहा था। फिर दूसरे प्रकार के जो सिक्के आएंगे तो इनमें छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के देखेंगे हम। एक बात ध्यान देना, कभी भी स्वर आता है पीछे तो मेनली ये चीज़ शिव से कनेक्ट होती है। जिस भी मंदिर में मेनली 90% चांस पे ऐसा बनता है हमारा कि जहाँ पे भी स्वर आता है ये चीज़ शिव से कनेक्ट होती है। फिर देखिए छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, छत्रेश्वर जो थे कि कुनिंदों के अधिशास्त्री देवता थे। जो कुनिंदों के अधिशास्त्री देवता थे वो छत्रेश्वर थे। छत्रेश्वरी के नाम से कुनिंदों ने सिक्के जारी किए थे। फिर तीसरे प्रकार के सिक्के हम देखेंगे तो अल्मोड़ा प्रकार के जो इनके सिक्के मिलते हैं, अल्मोड़ा प्रकार के मिलते हैं। इनमें 8 कुनिंद राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है। ये कुनिंद राजा शिवदत्त, आसेक, हरिदत्त डैश आदि थे। थोड़ा इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। शिवदत्त, शिवपालित, अशोक और हरिदत्त मेनली इनका उल्लेख मिलता है। अल्मोड़ा प्रकार के 8 राजाओं के सिक्के, 8 राजाओं का उल्लेख मिलता है हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों के लिए। बेसिकली कुनिंद मुद्राएं 3 भागों में विभक्त थी। 3 अमोघ भूति प्रकार के, अमोघ भूति, दूसरा छत्रेश्वर जो इनके इष्ट देव थे, और तीसरा हम पे आता है अल्मोड़ा प्रकार के। मेनली इनके चित्र जो इनके सिक्के थे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। ब्राह्मी प्लस खरोष्टी लिपि में ये सिक्के जारी किए गए थे। फिर ताम्र और चांदी के ये सिक्के थे। तो इनके सिक्कों से यही बातें सामने आती है। फिर इनके सिक्कों पे प्रकृति का वर्णन मिलता है। नदी, गाय, हिरण, बौद्ध साहित्य, बौद्ध दर्शन का भी इनमें थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है हमें। बौद्ध चिन्हों का भी अंकन इनमें मिलता है। स्वास्तिक का अंकन भी इनमें मिलता है। चलिए, तो इस कुनिंद राजवंश में जो हमें 3 प्रकार के सिक्के मिले थे वो इस प्रकार के थे। इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया है। अब चलिए कुनिंद राजवंश में थोड़ा एक और चर्चा कर लेते हैं। इनमें धर्म, तो मेनली देखेंगे हम कुनिंद राजवंश में इनका जो धर्म था, ये कुनिंद शासक जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी। कुनिंद शासकों का जो धर्म था वो शैव धर्म था। इनके टाइम, जो इस टाइम पीरियड में उत्तराखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का भी प्रचार हो चुका था।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इस क्षेत्र में प्रचलित थे। फिर यहाँ पे एक और धर्म आता है शाक्त। शाक्त धर्म का भी इस क्षेत्र में प्रचार होना शुरू हो चुका था। फिर आगे देखेंगे तो हम इसी टाइम पीरियड में इनका पतन भी देख लेते हैं। तो हमें मेनली कटारमल का जो सूर्य मंदिर मिलते हैं, यहाँ से हमें शक वंश की जानकारी मिलती है कि शक वंश भी इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं रहा होगा। तो माना जाता है कि अमोघ भूति के शासन के बाद तराई यानी उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में शकों ने कुनिंदों को पराजित कर अपना शासन स्थापित कर दिया था। तो इसी के साथ शक शासन की समाप्ति उत्तराखंड में हो जाती है। फिर हम जो हमारा अगला वंश होगा हम पौरव वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए कुनिंदों के सिक्कों के बारे में थोड़ा एक चीज़ और मेरे को जो याद आ रही है यह है कि 54 प्रकार के सिक्के जो कि वर्तमान में ब्रिटेन संग्रहालय में रखे गए, ये मिला है कत्यूर घाटी से। कत्यूर घाटी से इनके 54 प्रकार के सिक्के मिले हैं। तो ये वर्तमान में ब्रिटेन संग्रहालय में स्थित है। ये एक फैक्ट बनता है कि कत्यूरों के 54 सिक्के कहाँ से मिले, तो ये मिले हैं हमारे कत्यूर घाटी से। फिर इन्हीं कत्यूरी में एक इनके सिक्कों पे कादास्य जन का उत्कीर्ण अंकन भी मिलता है हमें। तो इनके सिक्कों पे जो अंकन मिलता है मेनली कदास्य जन का, इसी कदास्य जन को कनिंगम व एलन जो कि पुरातत्ववेत्ता रहे हैं उत्तराखंड क्षेत्र में, ये इसी कदास्य जन से कुनिंद लोगों का एक जन गणतंत्रात्मक जन कहाँ गया रे, जो कि इनके सिक्कों पे एक कदास्य जन का अंकन मिलता है जो कि कनिंगम और एलन साहब इस कदास्य जन का जो अर्थ निकालेंगे वो गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में निकालेंगे। तो चलिए आज की क्लास हमारी कुनिंद जो कि इसी पे ख़त्म होती है। कुनिंद राजवंश से थोड़ा क्वेश्चन कम बनते हैं इसलिए शॉर्ट में कुनिंद राजवंश कराया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पौरव राजवंश से होगा। पौरव राजवंश थोड़ा विस्तृत होगा, इसका प्रशासन थोड़ा बड़ा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।